नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। मैं हूं निशान चतुर्वेदी। सत्ता के सभी न्यूज मित्रों को आज हम बता दें कि बहुत सारी खबरें हैं। शुरुआत हम करने जा रहे हैं सत्ते पे सत्ता, यानी 7 खबरें, दिलचस्प जानकारियां एक साथ। सत्ता में आज आपको संसद के अंदर हुए कलेश की पूरी कहानी बताएंगे। बजट पर लोकसभा और राज्यसभा में आज विपक्ष के सांसदों के तेवर हल्ला बोल वाले थे। हंगामे के दौरान पकौड़े, जलेबी और माताजी वाला कटाक्ष भी देखने को मिला। बड़ा इंटरेस्टिंग है ये पूरी खबर, हम आपको दिखाएंगे। आज संसद भवन में कई किसान नेताओं ने राहुल गांधी से मुलाकात की। बताया जा रहा है कि इस दौरान एमएसपी की गारंटी पर बात हुई। इसके अलावा प्राइवेट मेंबर बिल और कानून बनवाने पर भी चर्चा की गई। राहुल गांधी ने कहा कि इंडिया के साथियों से बात करके आवाज उठाएंगे। भारत में बहुत जल्द तैरता न्यूक्लियर पावर प्लांट बनने वाला है। कल बजट में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने इसका ऐलान भी कर दिया। आज सत्ता में हम बताएंगे कि यह भारत की ऊर्जा जरूरतों के लिए कितना बड़ा और कितना क्रांतिकारी रिएक्टर साबित हो सकता है। आईएएस बनने का सपना देख रहे एक युवक की दिल्ली की सड़क पर करंट लगने से मौत हो गई। सवाल है कि यूपीएससी प्रीलिम्स पास कर चुके 26 साल के नीलेश की मौत का जिम्मेदार कौन है? उसके सपनों को खत्म करने वाला गुनहगार कौन है? एक परिवार के टूटे हुए सपनों पर हमने सत्ता की विशेष कुंजी तैयार की। आज अग्निवीरों के लिए अच्छी खबर आई है। सीआईएसएफ और बीएसएफ ने बड़ा फैसला किया है। अब भर्ती में पूर्व अग्निवीरों को 10% आरक्षण मिलेगा। आयु सीमा में भी छूट मिलेगी। आज इसकी आधिकारिक घोषणा की गई है। पेपर लीक से परेशान छात्रों के लिए भी अच्छी खबर आई है। बिहार में पेपर लीक के खिलाफ बिल पास हो गया है। अब संगठित अपराध पर 10 साल तक की सजा होगी। 1 करोड़ रुपए के जुर्माने का भी प्रावधान है। इतना ही नहीं, गड़बड़ी में शामिल होने वालों को 3 से 5 साल तक की जेल होगी। नेपाल की राजधानी काठमांडू से आज एक बुरी खबर। टेक ऑफ करते ही सूर्या एयरलाइंस का एक विमान क्रैश हो गया। प्लेन में सवार 18 लोगों की मौत हो गई है। बताया जा रहा है कि विमान ने सुबह करीब 11 बजे त्रिभुवन एयरपोर्ट से उड़ान भरी थी। नेपाल में बार बार ऐसा क्यों होता, यह आपको हम बताने वाले हैं। लेकिन शुरुआत करने वाले हैं आज की बड़ी खबर। सत्ता में सबसे पहले बात करते हैं ऐसी खबर से जिसके बारे में आपने हो सकता है ना कभी सुना हो, ना देखा हो, ना जाना हो। वैसे तो भारत अपनी रक्षा शक्ति को मजबूत करने के लिए हर साल हर रेंज की मिसाइलों का परीक्षण करता है, लेकिन आज हम जो मिसाइल परीक्षण की बात कर रहे हैं वो अलग है। इससे पहले आप कुछ सवालों के साथ समझ लीजिए। क्या आपने कभी सुना है कि मिसाइल परीक्षण करने के लिए पूरे इलाके को खाली करवाया गया हो? 10,000 लोगों को अस्थायी रूप से दूसरी जगह भेज दिया गया हो। उनके घर से टेंट में जाने के लिए कहा गया हो। इसके लिए मुआवजा भी दिया गया हो। आपने मिसाइल परीक्षण की कई खबरें सुनी, देखी होंगी, कई वीडियोस देखे होंगे, लेकिन ऐसी खबर शायद ही आपने पहले कभी सुनी हो। लेकिन ओडिशा में आज ऐसा ही होने जा रहा है। सोचिए, ओडिशा का बालासोर आज भारत की कैसे शक्ति का गवाह बना। इस मिसाइल परीक्षण की चर्चा पूरे देश में क्यों हो रही है, आप यह भी जानिए। ओडिशा के बालासोर में मिसाइल परीक्षण से पहले 10 गांव के 10,581 लोगों को दूसरी जगह पर शिफ्ट किया गया। मिसाइल प्रक्षेपण के स्थल से करीब 3.5 किलोमीटर के दायरे में बसे गांव के लोगों को शिफ्ट किया गया है। जिला प्रशासन की ओर से लोगों को कहा गया है कि मिसाइल परीक्षण समाप्त होने तक, जब तक बाहर आने को ना कहा जाए तब तक शिविर में ही रहेंगे। यह कहा गया है कि मिसाइल टेस्टिंग के बाद जब प्रशासन जानकारी देगा तभी वे सभी अपने घर वापस आ सकेंगे। प्रत्येक शिविर में लोगों की सहायता के लिए कम से कम 10 सरकारी अधिकारियों को तैनात किया गया है। शिविरों में लोगों की सहायता के लिए पुलिस की 22 टुकड़ियां तैनात की गई हैं। एक टुकड़ी में 9 पुलिस वाले थे, मतलब कुल 198 पुलिस वालों को तैनात किया गया है। इतना ही नहीं, जिन लोगों को कुछ देर के लिए ही सही शिफ्ट किया गया है, उनके लिए मुआवजे का भी प्रावधान है। प्रभावित लोगों को सरकार सीधे उनके खाते में मुआवजा देगी। वयस्क को 300 रुपए, बच्चों को 150 रुपए, खाने के लिए 75 रुपए दिए जाएंगे। इस मिसाइल की टेस्टिंग बालासोर के चांदीपुर के इंटीग्रेटेड टेस्टिंग रेंज यानी आईटीआर के लॉन्च पैड 3 से की गई। +1, +2 टेकन ऑफ। बालासोर को मिसाइल टेस्टिंग रेंज की तरह माना जाता है।
अलगा अलगा गाड़ी इवैक्यूएशन ହେଇଛି जो माने नेशनल सिक्योरिटी इश्यू हेतु मु किछि माने आई कांट डिस्क्लोज ऑल द थिंग्स बट ऑल द अरेंजमेंट्स हैव बीन डन प्रॉपर्ली। तो गवर्नमेंट ने ये डिसाइड किया कि 5 जो ऐसे गांव हैं उसको तो पूरी तरह खाली करा और उनको कंपनसेशन देके उनका रीसेटलमेंट हो चुका है 5 गांवों का। 10 गांव ऐसे हैं कि जब जब फायरिंग होगा तो उनको वहां से विस्थापित नहीं किया जाएगा, उनको सुरक्षित स्थान पे कैंपों में ले जाएगा। इसी सिलसिले में अभी करना है मिसाइल का टेस्ट और मेरे ख्याल से ये बड़ा टेस्ट है क्योंकि रेंज ज़्यादा है, उसमें काफ़ी एक्सप्लोसिव लगती है, उसमें एक्सीडेंट होने का ये होता है कि किसी को जान माल की नुकसान ना हो, इसलिए वहाँ से उनको निकाल करके विस्थापित टेम्पोरली शिफ्ट किया जाता है। और उसकी प्रक्रिया है जिसमें लोकल एडमिनिस्ट्रेशन का बहुत बड़ा सहयोग होता है, लोकल पुलिस की बहुत बड़ी सहयोग होती है और इन चीज़ों को कराया जाता है। चांदीपुर वहाँ पर इंटीग्रेटेड है, उसको कहते हैं कि सभी चीज़ों को लॉन्च कर सकते हैं, जिसमें आपकी सभी इंटीग्रेटेड मिसाइल सिस्टम है, जो आपकी लॉन्च व्हीकल्स हैं उसकी जो टेस्टिंग है, जो रॉकेट्स हैं उनकी टेस्टिंग आप कर सकते हैं। सबसे प्रोटेक्टेड एरिया, प्रोटेक्टेड का मतलब है इसको जो टेस्टिंग होती है उसको कोई देख नहीं पाएगा क्योंकि उस समय उधर कोई दुश्मन नहीं है, आपके पास नेचुरल एक बैरियर है जो अंडमान निकोबार का जो फर्दर है और सबसे दूर तक हम रेंज मिलता है जहाँ पर समुद्र के ऊपर में आप फायर कर सकते हैं। यहाँ पर सारे पृथ्वी सीरीज जो शॉर्ट रेंज के हैं 1, 2, 3 पृथ्वी का आपको पता ही होगा या अग्नि में 6 अग्नि 1, 2, 3 करके 6 उसकी रेंजेस बढ़ाई गई हैं और सरफेस टू एयर मिसाइल्स हैं, आकाश, त्रिशूल, नाग एंटी टैंक वेपन है, इन सब चीज़ का टेस्टिंग वहीं से होता है। तो जो 10,000 लोगों को वहां से खाली कराया गया है उससे कहीं गुना ज्यादा परेशान तो पाकिस्तान है, क्योंकि भारत की ये शक्ति है जिसको देखकर वो परेशान है। सवाल है भारत में मिसाइल परीक्षण चांदीपुर से क्यों किए जाते हैं? अब इसको समझिए, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। आपको बता दें कि नवंबर 1978 में ही सरकार ने परीक्षण रेंज का जो है वो पहचान करने के लिए एक समिति को गठित किया। विशेषज्ञों के एक समूह ने कई जगहों का सर्वेक्षण किया, जिनमें पश्चिम बंगाल का सुंदरबन, तमिलनाडु का कन्याकुमारी, ओडिशा का सतभया, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह और ओडिशा का बालासोर शामिल थे। इस सर्वेक्षण में एकमात्र उपयुक्त जगह बालासोर तट था, जिसमें देश के अन्य स्थानों की तुलना में वैज्ञानिक और तकनीकी आधार पर परीक्षण रेंज बनाने के फायदे थे। चांदीपुर को चुनने की मुख्य 2 वजह थी। पहली वजह थी मिसाइल परीक्षण का क्षेत्र खुला होना चाहिए, जहां जमीन और पानी का विस्तार कई सौ किलोमीटर में है। दूसरी वजह ये क्षेत्र आदर्श रूप से लॉन्जिट्यूडनल लॉन्च के लिए अनुकूल है। ऐसा होने पर लंबी दूरी तक मिसाइल या रॉकेट लॉन्च करना आसान होता है। इस इलाके में काफी दूर तक इंसानी आबादी नहीं है। बंगाल की खाड़ी वाले हिंद महासागर के इस हिस्से में कोई प्रमुख समुद्री या हवाई अंतर्राष्ट्रीय मार्ग नहीं है, इसीलिए परीक्षण के दौरान यहां किसी तरह का खतरा नहीं है। रिसर्च से पता चलता है कि यहां औसतन साल में 248 से 280 दिन लॉन्च के लिए उपलब्ध होते हैं। बालासोर के चांदीपुर को चुनने की वजह यह भी है कि प्रक्षेपण चरण के दौरान किसी खराबी से नागरिक जीवन और संपत्ति को नुकसान ना पहुंचे, क्योंकि रॉकेट अत्यधिक विस्फोटक होता है और ये प्रक्षेपण चरण के दौरान फट जाता है, तो जलता हुआ ईंधन और धातु के टुकड़े विशाल क्षेत्रों में फैल जाते हैं। बंगाल की खाड़ी समुद्र का एक आदर्श विस्तार प्रदान करती है जिस पर मिसाइलें दागी जा सकती हैं। इस बार मिसाइल परीक्षण से पहले 10,000 लोगों को घरों से अस्थायी कैंपों में शिफ्ट किया गया। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि जब कोई मिसाइल अपने डेवलपमेंटल फेज में होती है तो परीक्षण के नाकाम होने का खतरा रहता।
मिसाइल के रास्ते से भटकने का डर होता है, क्रैश होकर आसपास के रिहायशी इलाके में गिरने का खतरा रहता है। इसीलिए एहतियात के तौर पर मिसाइल की रेंज में आने वाले इलाकों को खाली करा लिया जाता है। फिर जब सब कुछ आराम से हो जाता है तो 48 घंटे के अंदर लोगों को वापस बुला लिया जाता है। अगली खबर बहुत से लोगों को देश के एक महानगर की छोटी खबर लगेगी, लेकिन टीवी 9 भारतवर्ष की मानवीय संपादकीय नीति यह कहती है कि इस खबर को प्राथमिकता मिलनी चाहिए। जानते हैं क्यों? जरा सोचिए। 26 वर्ष का एक लड़का यूपी के छोटे शहर से दिल्ली पढ़ने आता, आईएएस बनना चाहता था, परिवार के सपनों को पूरा करना चाहता था, देश की सेवा करना चाहता था, लेकिन वो ये सब कर पाता उससे पहले ही उसकी मौत हो गई। और ये सब हुआ सिस्टम की लापरवाही के कारण। ये खबर आज सत्ता और सिस्टम से सवाल पूछने वाली है। ये खबर पारिवारिक है, हर परिवार से जुड़ी है। इसीलिए जब आपकी संवेदनाएं इस खबर से जुड़ेंगी तो आप ये समझ पाएंगे कि कैसे एक होनहार युवक का सपना सिस्टम के लापरवाह करंट से मर गया। ये खबर दिल्ली के पटेल नगर की है, जहां कल बारिश के बाद इलाके में सड़क पर पानी जमा हो गया। पानी से बचने के लिए 26 साल के नीलेश राय ने एक लोहे के गेट का सहारा लिया। वो लोहे के गेट को पकड़कर सड़क पार करना चाहता था, लेकिन बिजली के एक नंगे तार से पानी में करंट फैला और पानी से वो करंट लोहे के गेट में फैल गया। जैसे ही नीलेश ने लोहे के गेट को छुआ, उसे करंट लगा और वहीं उसकी मौत हो गई। ये सब उस पटेल नगर में हुआ है, जहां से संसद की दूरी सिर्फ 7 किलोमीटर है और दिल्ली विधानसभा की दूरी सिर्फ 8 किलोमीटर। सोचिए, जिस जगह पर यह लापरवाही हुई थी वो सिस्टम बनाने वाली संस्थाओं से सिर्फ 7-8 किलोमीटर की दूरी पर है, लेकिन इसी सिस्टम की लापरवाही के कारण एक होनहार लड़का जो देश की सबसे प्रतिष्ठित यूपीएससी परीक्षा की पहली सीढ़ी यानी प्रीलिम्स की परीक्षा पास कर चुका था, उसकी मौत हो गई। नीलेश राय का परिवार यूपी के गाजीपुर का रहने वाला है। नीलेश के पिता गाजीपुर में ही वकील हैं, जबकि मां शिक्षिका है। नीलेश की 2 बहनें हैं। उसने बेंगलुरु से बीटेक किया था और पिछले 3 वर्षों से वो दिल्ली में नौकरी के साथ साथ सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहा था। वो अपने सपने को पूरा करने के करीब भी पहुंच चुका था, लेकिन सिस्टम की लापरवाही के कारण उसकी असमय मौत हो गई, जिसके बाद से उसके पूरे परिवार का रो रो कर हाल बेहाल है। एक बार इस परिवार का दर्द सुनिए, फिर आपको यह समझाएंगे कि कैसे सिस्टम की लापरवाही से नीलेश की मृत्यु हुई। राजधानी दिल्ली के रंजीत नगर थाना इलाके में एक यूपीएससी की तैयारी कर रहे छात्र की करंट लगने से मौत हो गई। दरअसल जानकारी के मुताबिक सोमवार दोपहर तकरीबन 2:45 बजे के आसपास दिल्ली पुलिस को जानकारी मिली थी कि पटेल नगर मेट्रो स्टेशन के पास एक शख्स लोहे के गेट से चिपका हुआ है, जिसमें करंट आया हुआ है। मामले की जानकारी मिलने के बाद पुलिस की टीम इस जगह पर पहुंची। देखा कि यहां पर इसी तरह से पानी भरा हुआ था और एक शख्स इस लोहे के गेट से चिपका हुआ था। पानी भरा हुआ था और उसने गेट का सहारा लिया और जैसे ही गेट को पकड़ा तो उसमें करंट आ रहा था, जिसकी चपेट में नीलेश आ गया, जिसके चलते वो चिपक गया और उसके बाद उसकी आवाज़ सुनकर आसपास के लोग यहाँ पर इकट्ठा हुए, लेकिन पानी भरा होने की वजह से कोई भी उसके पास नहीं जा पा रहा था। जब पानी यहाँ से हटा तो उसके बाद नीलेश की बॉडी को हटाया गया। मैंने देखा कि नीलेश जो हैं वो उस दरवाजे से चिपके हुए थे, इलेक्ट्रिक शॉक उनको लग रहा था उस समय तक। तो हमने ऊपर से देखा, हेल्प करने की कोशिश की। यहाँ से लोग कुछ स्टेयर्स लगा रहे थे, कुछ लकड़ी का कुछ ट्राई कर रहे थे, बट जैसे ही वो थोड़ा पानी में जाते उनको शॉक लगता था। एक अच्छा ब्राइट स्टूडेंट था। हमारी यूपीएससी कम्युनिटी ने बहुत ब्राइट स्टूडेंट को खो दिया है। इसका बहुत कष्ट है, दुख भी है। इस बार वो मेंस लिख रहा था। जो बिजली का सिस्टम है और तारों का जो जाल है वो ठीक नहीं है
अब उसी के चलते वो तार टूट गया था, उसमें करंट आ गया था, वो लच करके एक पकड़ा, उसमें ही करंट था। अब यही होगा कि जो चलते जान गई है वो कम से कम व्यवस्था सही हो जाए। अफसोस, इन सारी चीजों पर कौन ध्यान देगा? अब सिस्टम के अंदर एक दूसरे के ऊपर टोपियां ट्रांसफर होंगी। ये इसकी जिम्मेदारी है, ये इसके इलाके में आता है, इसके लिए ये डिपार्टमेंट जिम्मेदार है। सोचिए, एक लड़का जो मेधावी छात्र था, वो सिर्फ इसलिए मर जाता है क्योंकि बारिश के बाद जल जमाव हुआ और बिजली के तारों का मेंटेनेंस ठीक से नहीं हुआ, जिससे करंट फैल गया। क्या इस लापरवाही की कोई जिम्मेदारी लेगा? कोई ये पूछेगा कि जरा सी बारिश से सड़क पर पानी क्यों भरा? सड़क पर इस तरह बिजली के नंगे तार क्यों पड़े थे? वैसे तो लापरवाही से किसी की भी असमय मौत होती है तो यह दुखद होता है, लेकिन सोचिए कि कोई भावी आईएएस है, कोई साइंटिस्ट बन सकता था, कोई इंजीनियर या डॉक्टर बन सकता था, कोई किसी और महत्वपूर्ण क्षेत्र में बड़ा काम करके देश का नाम रोशन कर सकता था। ऐसे मेधावी लोग अगर लापरवाही वाले करंट के झटके का शिकार होंगे या किसी बिना ढक्कन वाले मैनहोल का टारगेट बनेंगे या गड्ढों से घायल हो जाएंगे, तो इसका सीधा सीधा मतलब यही है कि हमारे सिस्टम में बैठे लापरवाह लोग देश के हुनरमंद युवाओं और संसाधन देने और उनकी मदद करने के बजाय लापरवाही और मौत दे रहे हैं। सोचिए जरा, वैसे भारत के लोग काफी सहनशील होते हैं। थोड़ी देर में वो इस घटना को भूल भी जाएंगे। पीड़ित परिवार की तड़प और उसका दुख ना तो कर्मचारियों तक और ना ही उन अधिकारियों तक पहुंचेगा। दरअसल इस तरह की घटनाओं को लेकर हम सहनशील हो चुके हैं। अंग्रेजी में एक बड़ा क्रूड वर्ड है, उसमें कहते हैं कि आप थिक स्किन्ड हो गए हैं, मोटी चमड़ी हो गई है। ऐसी घटनाओं से हमारे समाज को, अधिकारियों को, कर्मचारियों को या हमारे राजनीतिक सिस्टम को विशेष फर्क नहीं पड़ता है, खासकर तब जब उनका कोई अपना उस तरह की लापरवाही का शिकार ना हो जाए। सोचिए, तब तक कोई फर्क नहीं पड़ता। सोचिए, किसी देश की राजधानी में ऐसी घटना हो जाए, यह पूरी व्यवस्था के लिए कितने शर्म की बात है। लेकिन भारत में व्यवस्था ने शर्माना जाने कब से छोड़ दिया है। व्यवस्था के लिए ऐसी घटनाएं तब तक जांच का विषय होती हैं जब तक ऐसी दूसरी घटना ना घटे और उसकी जांच के आदेश ना दिए जाएं। वैसे इस खबर में एक जाना पहचाना अपडेट यह भी है कि दिल्ली सरकार ने इसकी जांच के आदेश दे दिए हैं। अधिकारी जांच करने के लिए पहुंचने में जुट गए हैं, जांच की तस्वीरें आने लगी हैं, लेकिन जो निष्कर्ष निकलने वाला है उसका पूर्वानुमान कुछ खास नहीं। ऐसी घटनाओं पर सिस्टम एक खास तरह से व्यवहार करता है। जैसे ही किसी की लापरवाही से मौत होती है तो सबसे पहले मंत्री जी जांच का आदेश दे देते हैं, अधिकारी जी जांच शुरू कर देते हैं। शुरुआती जांच के आधार पर अज्ञात लोगों पर एफआईआर भी हो जाती है। ध्यान दीजिएगा, यह अज्ञात शब्द ही सबसे बड़ी ढाल होती है, क्योंकि पूरी जिम्मेदारी अज्ञात पर डालना एक आसान काम होता है। अधिकारी जी लंबे समय तक जांच करते रहते हैं, कई बार तो वर्षों तक जांच चलती रहती है। मीडिया से तो खबर कुछ ही घंटों में खत्म हो जाती है। लोग हादसे को भूल जाते हैं और जिम्मेदारी किसी की तय नहीं होती है, और तब तक संभव है कि कोई अगली घटना घट जाए। वैसे क्या आपको याद है कि ऐसी किसी घटना के लिए किसी बड़े अधिकारी को सजा हुई हो? आपको याद नहीं होगा, क्योंकि ऐसा ना के बराबर ही होता है। विभागीय जांच का रास्ता अक्सर ठंडे बस्ते में जाकर खत्म हो जाता है। कोई कार्रवाई भी होती है तो छोटी मछलियां ही फंसती हैं। सोचिए, एक्सक्यूज मी। वैसे भारत के लोग लापरवाह व्यवस्था को इतना आत्मसात कर चुके हैं कि उनकी सहन शक्ति नए नए रिकॉर्ड बना रही है। आज मुंबई में लोकल के एक रूट में बिजली के तार पर कंस्ट्रक्शन साइट से कुछ सामान गिर गया और इस कारण ट्रेन को रोकना पड़ा। एक्सक्यूज मी। और वो पटरी पर पैदल ही अपने ऑफिस के लिए चल पड़े। संभवतः लोगों को सिस्टम के प्रति यह भरोसा रहा होगा कि यह अभी तो ठीक होगा नहीं और दफ्तर भी जल्द से जल्द पहुंचना है, इसीलिए उन्होंने पैदल चलना ही उचित समझा। इस तस्वीर को देखने के दो एंगल हैं। एक एंगल से इसमें सहनशीलता दिखती है और दूसरे एंगल से इसमें बेफिक्री और लापरवाही। पहला एंगल यह है कि मुंबई वासियों की सहनशीलता की तस्वीर है। आपको इतने सहनशील लोग कहां मिलेंगे? लोकल ट्रेन नेटवर्क ठप हुआ तो उन्होंने कोई बहाना नहीं बनाया,
किसी से शिकायत नहीं की, किसी से कुछ भी नहीं कहा और चुपचाप अपने दफ्तर की ओर पैदल ही चल पड़े। हो सकता है अपने सहयोगी या बॉस को यह मैसेज भेजा हो कि लोकल में दिक्कत आ गई है, आने में थोड़ी देर हो जाएगी, लेकिन वो ऑफिस जरूर पहुंचेंगे। कहते हैं ना कि मुंबई नेवर स्टॉप्स। ट्रेन रुकी पर इन्होंने ना तो कोई धरना दिया और ना ही इनका जज्बा कम हुआ। कहीं और ऐसा होता तो हाहाकार मच जाता। ऐसे सहनशील लोग आपको कई विकसित देशों में भी नहीं मिलेंगे। ये भीड़ के समंदर से भरी लोकल में चलने वाले मुंबई शहर का कैरेक्टर है, लेकिन इसे देखने का दूसरा एंगल भी है और ये दूसरा एंगल है बेफिक्र और लापरवाह होकर पटरी पर पैदल चलना। लोकल ठप होने की स्थिति में पटरी पर इस तरह चलना सही नहीं है। ऑफिस जल्दी पहुंचने के चक्कर में ये लोग किसी हादसे के शिकार हो सकते थे। पटरियों को बाजार समझकर चलने के इनके फैसले में लापरवाही नजर आती है। इन लोगों को सड़क मार्ग से ही जाना चाहिए था, ना कि पटरियों के रास्ते। एक्सक्यूज मी। आम बजट आने के बाद देश में कई तरह की चर्चाएं हो रही हैं। हर कोई अपने अपने लेंस से, अपने अपने समीकरण से, अपने अपने चश्मे से इस बजट को देख रहा है और इसका विश्लेषण कर रहा है। आज संसद के दोनों सदनों से लेकर सड़क तक बजट पर तीखी बयानबाजी भी हुई। ये कलेश भी आपको दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले वो खबर जो बजट के टैक्स और विशेष पैकेज वाले शोर से कहीं खो गई, इस खबर को जानना आपके लिए जरूरी है। ये राष्ट्र हित से जुड़ी खबर है। लेकिन सत्ता में बात करते हैं बजट के उस ऐलान की जिसमें भारत के उज्जवल भविष्य की कुंजी है, जिसमें देश के गंभीर ऊर्जा संकट का समाधान है। इसका स्वरूप कुछ ऐसा ही होगा जैसा आप इस वक्त टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। देखने में आपको समंदर में तैरता बड़ा सा जहाज लग रहा होगा, लेकिन ये रूस के तैरते परमाणु प्लांट की तस्वीर है। भारत में भी कुछ ऐसा ही परमाणु प्लांट बनाने की तैयारी हो रही है। कल पेश हुए आम बजट में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने इसका ऐलान भी किया। वैसे इसकी प्रक्रिया हाल ही में पीएम मोदी के रूस दौरे के बाद से शुरू हो गई थी। अब ये एक कदम और आगे बढ़ गया। बजट भाषण में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कल कहा कि विकसित भारत में न्यूक्लियर एनर्जी अहम रोल निभाएगी। कल उन्होंने सरकार के 3 अहम फैसलों का जिक्र किया। उन्होंने कहा एक्सक्यूज मी, प्राइवेट कंपनियों के साथ मिलकर भारत स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर बनाने को लेकर काम करेगा। रूस जैसे देश स्मॉल मॉड्यूलर न्यूक्लियर रिएक्टर की तकनीक भारत से शेयर कर रहे हैं। सरकार न्यूक्लियर एनर्जी के क्षेत्र में रिसर्च और डेवलपमेंट को बढ़ावा देने के लिए 1 लाख करोड़ रुपए खर्च करेगी। परमाणु ऊर्जा के जरिए ज्यादा से ज्यादा बिजली तैयार करने के लक्ष्य पर सरकार काम करेगी। आपको बता दें कि स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर को ही सामान्य भाषा में फ्लोटिंग न्यूक्लियर पावर प्लांट भी कहा जाता है, क्योंकि इसे आसानी से एक जगह से दूसरी जगह ले जाया जा सकता है। यानी कि यह मूवेबल है और इसकी मोबिलिटी इसकी एक बहुत बड़ी ताकत है। बिल्कुल किसी बड़े जहाज की तरह इसको मूव कर सकते हैं। आपको रूस के तैरते पावर प्लांट के उदाहरण से समझाते हैं कि भारत का परमाणु ऊर्जा वाला भविष्य कैसा हो सकता है। रूस लोमोनोसोव शहर में स्थित तैरते हुए पावर प्लांट का पूरा परिचय करवाते हैं। इसकी लंबाई 140 मीटर है, चौड़ाई 30 मीटर, ऊंचाई 10 मीटर। इसे रूस की कंपनी रोसाटॉम ने तैयार किया है। करीब 6,000 करोड़ रुपए की लागत से 22 मई 2020 को इसे बनाया गया था। इसका वजन 21,500 टन है। इसने कैसे रूस की ऊर्जा जरूरतों को पूरा किया है और कैसे पिछले 3 वर्षों से रूस के शहरों को यह पावर प्लांट बिजली दे रहा है, इसे भी जानिए। रूस के इस तैरते न्यूक्लियर पावर प्लांट में 2 न्यूक्लियर रिएक्टर लगे। दोनों न्यूक्लियर रिएक्टर 300 मेगावाट तक बिजली पैदा करते हैं। इससे 24 घंटे बिजली उत्पन्न होती है। इसके जरिए रूस के लोमोनोसोव शहर को बिजली सप्लाई की जाती है। न्यूक्लियर पावर प्लांट इतना कारगर है कि इससे बिजली सप्लाई होने के बाद वहां कोयले से बिजली पैदा करने वाले प्लांट को बंद कर दिया गया है। जरा सोचिए, यह काम भारत में हो जाए तो हजारों वॉट की खुशियां फैल जाएंगी। पावर कट और प्रदूषण दोनों का काम तमाम हो जाएगा। भारत में तैरता हुआ न्यूक्लियर पावर प्लांट कैसे ऊर्जा के क्षेत्र में गेम चेंजर साबित हो सकता है, बढ़ती बिजली की डिमांड के बीच वरदान साबित हो सकता है, यह भी देख सकते हैं आप। एक्सक्यूज मी। भारत में जिस न्यूक्लियर रिएक्टर को बनाने का ऐलान किया गया है, उसे बनाने की लागत बड़े न्यूक्लियर रिएक्टर से करीब 8 गुना कम। तैरता हुआ न्यूक्लियर पावर प्लांट 24 घंटे लगातार काम कर सकता है। इससे भारत में ऊर्जा के लिए कोयले पर निर्भरता कम होगी। यहां पर नोट करने वाली बात यह है कि बिजली पैदा करने के लिए चीन दुनिया में
बिजली पैदा करने के लिए दुनिया में चीन के बाद भारत में सबसे ज्यादा कोयला इस्तेमाल होता है। कोयले वाले रिएक्टर की तुलना में तैरता हुआ न्यूक्लियर पावर प्लांट 90% कम कार्बन पैदा करता है। थर्मल पावर प्लांट की तुलना में 90% कम जमीन का उपयोग करता है और 70% कम पानी का उपयोग करता है। एक रिपोर्ट के मुताबिक साल 2050 तक भारत में बिजली की मांग 80 से 150% तक बढ़ने का अनुमान है। ऐसी स्थिति में इस तरह के पावर प्लांट बिजली आपूर्ति का नया और हाईटेक जरिया बन सकते हैं। आपको बता दें कि भारत के सबसे दक्षिणी हिस्से अंडमान निकोबार द्वीप समूह के द्वीपों में थर्मल पावर प्लांट में बिजली उत्पादन होता है। वहां 95% बिजली डीजल की मदद से बनाई जाती है। वहां 42 पावर स्टेशन हैं और कुल 81,000 ग्राहक हैं। इन द्वीपों तक ईंधन और उपकरण पहुंचाना महंगा सौदा है। प्राकृतिक आपदाओं और तूफान की स्थिति में वहां बिजली की सप्लाई का जो सिस्टम है वो ठप हो जाता है। इन जगहों पर बिजली के लिए इस तरह के पावर प्लांट काफी मददगार साबित होंगे। Nuclear energy is expected to form a very significant part of the energy mix for Viksit Bharat. Towards that pursuit, our government will partner with the private sector for 1. Setting up Bharat Small Reactors. आज अमेरिका के पास और रशिया के पास ऐसे न्यूक्लियर पावर्ड बड़े बड़े जहाज हैं, एयरक्राफ्ट कैरियर हैं जो कि आणविक शक्ति से चलते हैं, अर्थात जिसमें कि एक न्यूक्लियर पावर प्लांट लगा होता है जो बिजली उत्पन्न करता है और उस बिजली से तो जहाज को चलाया जाता है। जहाज की तमाम जो रिक्वायरमेंट है बिजली की उसे पूर्ण होती है, इंक्लूडिंग प्रोपल्शन। समुद्र में जो जल के नीचे या तैरता हुआ एक अगर पावर प्लांट लगाना हो तो उसकी जो आधारभूत टेक्नोलॉजी है वह भारत के पास मौजूद है। हालांकि अभी तक केवल एक रशिया ऐसा देश है जिसने कि एक तैरता हुआ न्यूक्लियर पावर प्लांट बनाया है। देश के आसपास कई हजार हमारे ऐसे आइलैंड हैं जिनका हमने कोई उपयोग नहीं किया। तो हमारे लिए बहुत बड़ा एक रिसोर्स जनरेशन का कारण बन सकते हैं, बशर्ते कि वहाँ पे डेवलपमेंट हो। वहाँ पे और डेवलपमेंट की बात करेंगे तो सबसे पहला आता है वहाँ पे ऊर्जा पहुँचे। अगर आप हमारे पास फ्लोटिंग न्यूक्लियर पावर प्लांट हैं तो हम उन तमाम आइलैंड को की जो आवश्यकता है ऊर्जा की उनको हम पूरा कर सकते हैं। और अब हवाई यात्रा करके नेपाल जाने वालों के लिए एक चिंताजनक खबर। आज सुबह नेपाल के काठमांडू एयरपोर्ट पर एक विमान हादसा हो गया जिसमें 18 लोगों की मौत हो गई। यह विमान सुबह 11 बजे काठमांडू से पोखरा के लिए टेक ऑफ कर रहा था, लेकिन कुछ ही देर में यह क्रैश हो गया। यह विमान सौर एयरलाइंस का था। हादसे में मारे गए लोगों में से 18 सौर एयरलाइंस के ही स्टाफ मेंबर थे, जबकि बाकी 2 क्रू मेंबर्स थे। इस हादसे पर आप एक न्यूज रील देखिए, इसके बाद आपको बताएंगे कि नेपाल में इतने ज्यादा हवाई हादसे क्यों होते हैं। सुन्ने भन्दा नि हामीले प्रत्यक्ष लाइभै देखेको हो। जस्तै हामी यहाँनिर बसिरहेको थियौँ काम गरेर, त्यहाँनिर चाहिँ एउटा आवाज आयो। हामीले के सोच्यो भने एउटा केही ठोकेको होला, टायर पड्क्यो होला भन्ने हामीले त्यो फिल गऱ्यौँ। अनि फेरि एकछिनपछि आउँदाखेरि चाहिँ प्लेन ग्रस्ट भएको रहेछ भने मतलब त्यो कन्टेनर एउटा माथिपट्टि थियो। कन्टेनरमा भएको भएदेखि त सायद यो हामी बस्ने ठाउँमै आएर ब्लास्ट हुन्थ्यो होला। त्यो कन्टेनरले हामीलाई बचायो। त्यो कन्टेनर ठोकेर चाहिँ अनि त्यसपछि चाहिँ प्लस आगो बल्दै आएर यहाँनिर चाहिँ ब्लास्ट भयो। ड्याङ्गै आवाज आयो। ड्याङ्गै आवाज आएपछि हामी 3-4 जना थियो। ल गाडी एक्सिडेन्ट भयो के भयो भनेर कुदेर आएको, आउँदाखेरि प्लेन एक्सिडेन्ट भएछ। अनि त्यहाँबाट यहाँ तल आयो। तल आउँदा ड्याङ्गा गऱ्यो अनि आगो बल्न पहिला धुवा आयो, धुवा आएपछि आगो बल्न सुरु भयो। अब आप ये समझिए कि नेपाल में इतने हादसे होते क्यों हैं। नेपाल के पहाड़ी इलाके विमान उड़ाने वाले पायलटों के लिए चुनौती बन जाते हैं।
नेपाल में ज़्यादातर एयरपोर्ट पहाड़ों के बीच घाटियों में बनाए गए। इन संकरी घाटियों की वजह से यहाँ से आने जाने वाले विमानों को टर्न लेने में कठिनाई होती है। पहाड़ों से घिरे होने के कारण नेपाल में मौसम तेजी से बदलता है, जो विमानों की उड़ान को काफी खतरनाक बनाता है। नेपाल में विमान क्रैश होने की कई बड़ी वजहों में से एक है बेहतर रेडार तकनीक का ना होना। नेपाल में एयरपोर्ट स्टाफ और क्रू मेंबर्स भी हाईली ट्रेन नहीं होते हैं। वहां खास तौर पर छोटे विमानों के दुर्घटनाग्रस्त होने की आशंका रहती है। रिसर्च में यह भी पता चला है कि 1962 से 2023 के बीच 72 बड़े हवाई हादसे नेपाल में हो चुके हैं और इनमें करीब 935 लोगों की मौत हो चुकी है। आज बजट को लेकर संसद के अंदर और बाहर दोनों जगहों पर हंगामा हुआ। विपक्ष ने संसद के अंदर तो सरकार से तीखे सवाल पूछे ही, बाहर भी नारेबाजी में कोई कमी नहीं रखी। यानी संसद में इन और आउट दोनों जगह विपक्ष बहुत लाउड था। पहले अंदर की चर्चा समझिए। राज्यसभा में बजट पर चर्चा के दौरान पकौड़े और जलेबी की चर्चा होने लगी। नेता विपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे बजट पर बोलते बोलते पकौड़े और जलेबी का उदाहरण देने लगे। बात बढ़ते बढ़ते माताजी पर आ गई। इस पर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने जवाब दे दिया। किसी स्टेट को कुछ नहीं मिला और सबके थाली खाली और दो के थाली में पकोड़ा और ये अपना जलेबी। This is a deliberate attempt of the opposition parties led by the Congress party to give an impression to the people, oh, nothing has been given to our states, it's only been given to 2 states. ना तमिलनाडु को मिला, ना केरला को मिला, ना कर्नाटक को मिला, ना महाराष्ट्र को मिला, ना जो पंजाब, ना हरियाणा, ना राजस्थान को खुश करने के लिए, कुर्सी बचाने के लिए वो ये सब हुआ है। I would challenge the Congress party for all the budget speeches that they've delivered, that in each of the budget speeches, have they named every state of this country? This is an outrageous allegation. This is an outrageous allegation. कश्मीर तक नहीं, मैं बोल देता हूँ। उन्होंने तो बोलने में, सो माता जी बोलने में तो एक्सपर्ट है, मुझे मालूम है। तो उसी ये तो माता जी नहीं, आपकी बेटी के बराबर हैं। मैं अपनी बात रख रहा हूँ। Kind of a statement by a very senior member of the House, leader of the opposition. It's I think not acceptable. वैसे बजट पर लोकसभा में भी चर्चा हुई। नोटबंदी से लेकर देश के पहले पीएम जवाहरलाल नेहरू तक का जिक्र हुआ। नोटबंदी के जिक्र पर लोकसभा अध्यक्ष ने टोका तो टीएमसी सांसदों ने पूछ लिया कि जब दशकों पुराने पीएम की चर्चा हो सकती है तो 8 वर्ष पुरानी नोटबंदी की चर्चा क्यों नहीं हो सकती है। इससे पहले कि हम आपसे आगे चर्चा करते, यहां पर हूटर बज गया है। अभी दीजिए इजाजत। हमारी रील्स को खूब शेयर करिए। नमस्कार।